देखिएगा, भारत के यह राज्य भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम है हिंद, यूनानी। हिंद, उसके बाद आए थे शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल सम्राट को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अशूण बनाए रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटियोकस II के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बैक्टीरिया के विद्रोह का नित्य डियोड्रस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोड्रस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया और डियोड्रस II यूथिडेमस, डेमेट्रियस और मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटिअल्किडस तथा हर्मिकस। दोस्तों, थोड़ा मुंह में दिक्कत हो गया इसीलिए नहीं बोल जा रहा है। ठीक है, गलत पढ़ देंगे तो उसके लिए सॉरी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासनकाल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर के प्रथम एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंदर पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रशासन मिलिंद प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी के सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया चूँकि पर्दा यूनानी की देन था, इसीलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शक देखिएगा, यूनानी के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा के अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथा शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा जो क्या था मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। आगे बढ़ते हैं।
शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्र व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। आगे बढ़ते हैं। शकों के सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते हैं? क्षत्रप। आगे देखते हैं। पार्थियाई या पहलू है, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधार के बाद पर्शियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पथियाई राजा गोडोफनिया था। इसी के शासनकाल में सेट टाइम ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट देखते हैं। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान इराक में था, ठीक है। कुषाण देखते हैं फ्रेंड्स, 19 नंबर चैप्टर। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोकरी भी कहलाते हैं, ठीक है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्ठ था। इसकी राजधानी जो आपको हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्ठ ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्ठ के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, ठीक है। कनिष्ठ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। नोट देखते हैं। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्ठ को हराया था, ठीक है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ठीक, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाण देखते हैं। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, कुषाण किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था, ठीक है। कनिष्ठ का राजवंश आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, ठीक है, जिसे चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाभिभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इससे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्ठ के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की, ठीक है। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्षक भी कनिष्ठ के दरबार के विभूति थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। भारत आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक जो माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्ष का सिद्धांत दिया है। क्या? किसका? सापेक्ष का दिया है। कनिष्ठ की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नोट। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में
है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, संगम युग। देखिएगा, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एक विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। तभी इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजन किए गए। इनमें कलंकित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पथ्य थु पातु इत्य थु थोको तथा पदिनेन किल कन क्यू। आगे देखते हैं। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एक प्रणय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्थान देखते हैं। अध्याय संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रथम संगम जो 4440 वर्ष पूर्व हो जाएगा समुद्र में मिले। ठीक है, स्थान हो जाएगा अगस्त हो जाएगा आपको कट्टियम परिप्रदाल मनु नार्यो मुक्कू मुदुक रुकू तथा कलारी अविरव। ठीक है, इस कोई भी इसमें उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं। दूसरा संगम का पाठ पूरम हो जाएगा। ठीक है, जो 3700 वर्ष पूर्व हो जाएगा अगस्त हो जाएगा। ठीक है, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण रचना तोल्काप्पिय। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तीसरा संगम मदुरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1850 वर्ष पूर्व हो जाएगा नक्कीर नेदु थोके कुरुन थोके आपको हो जाएगा नत्री नई इन कुरु भूरु परिपादल हो जाएगा कुथु हो जाएगा वारी पेरिस तथा सित्रिसो आदि। आगे बढ़ते हैं। नोट, कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम सातवीं सदी से प्रारंभ में संत नायरा तिरुनावुक्के रसू अंपायर ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्र काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलयसतनार ने मणिमेकलो की रचना की। इसमें 30 सर्ग के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदयन कुमार
एवं मणि में कैलो कौलन एक नर्तकी माधव की क्या थी, पुत्री थी। प्रेम कहानी है, ठीक है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रीय संबंधित बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्य धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ 5वीं सदी की कीर्ति न्याय प्रवेश पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। जीवक चिंतामणि संगम काल के बारे में के बहुत बात की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतकदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतकदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। आगे बढ़ते हैं। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई है, ठीक है। इसमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। नोट देखते हैं। रामकथा के अनेक तमिल संस्कार हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतार है, ठीक। तारम हो जाएगा, इरामावतारम है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ देते हैं। जी में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए बोलने में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। अक्कम और पूरम। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज स्थित था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, संगम युग राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। यह पेन्नार तथा दक्षिण बेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल आपको ब्राह्मण मतानुयायी था और इसके ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। फुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाकर तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानु पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेष बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयजिरल लगभग 130 ईस्वी, नेदुजिरल आदल जो 155 ईस्वी एवं सेन गुट्टुवन जो 180। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में आपको जगह नेदुजिलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चान या अमाई चचार कहा जाता था, ठीक है। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था, ठीक है। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रथम न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था, ठीक है। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था, ठीक है। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भूमिका नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। किसका छठा भाग होता था? उपज का। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। ठीक है फ्रेंड। सेना का चतुरंगिणी होती थी जिसमें आपको अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिक को बुलाया जाता था। क्या बजाकर? नगाड़ा और शंख बजाकर बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिक को सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। ठीक है। जो युद्ध में सैनिक वीरगति को प्राप्त होता था तो उसको क्या सम्मान में किया जाता था? सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा बनाया जाता था उस समय। ठीक है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनाती करता था। राजा जो होता था उस समय सशस्त्र के लिए महिलाओं का तैनाती सैनिक के रूप में कराता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम जो काल था उसमें घड़ी का समय जानने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता? जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था। संगम काल में ही ब्राह्मण का उदय हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ठीक है। संगम कालीन आपको ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ठीक है। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। ठीक है। संगम कालीन के कुछ अन्य वर्ग पुलायन जो दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चरपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। ठीक है। एनियर जो शिकारियों की एक जाति, मलवर जो लूटपाट करने वाली जाति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम के व्यापारी वर्ग को वैनिगर कहा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम सहित में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं। तुल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार हैं। ठीक है। प्रकारों को ब्रह्मा, दैव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पिशाच का उल्लेख मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्राण विवाह की मान्यता दी गई है जिसमें पंचतीर्ण कहा गया है। एक पक्षीय प्राण को कैकी कणों व अनुचित प्राण के पेरुंदेणों कहा गया है। ठीक है। संगम काल में चुनाव का मुख्य खदान था। इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा। नर्तकियों व गायकों के दल धूप कर लोगों का मनोरंजन ठीक किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाड़र या बिहेलियर कहा जा गया है। ठीक है। थोड़ा PDF धुंधला हो गया फ्रेंड्स। तमिल साहित्य में मंगलेरियर और तथा ओवेयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है। आप बुक में देख लीजिएगा फ्रेंड्स। जिससे स्पष्ट है कि काल की स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल के जो थे उस समय के जो आदमी थे जो क्या मानते थे? पक्षी कौवे को शुभ मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देते थे। ठीक है फ्रेंड्स। जो अतिथियों का आगमन की सूचना देते थे। अब भी जो बोलते रहता है कौवा तो लोग देहात में कहता है कोई आने वाला है। ठीक है। कौवे को नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इसी कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम जो काल था, समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्थ कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिक के सम्मान में खड़े किए जाते थे। ठीक है। संगम काल में किसानों को बेललार तथा उनके प्रमुख को वेलियर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं की मुक्त खेती के कार्य किया करती थी। इन्हें कड़ैसीवर कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोक्की, सलियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था, जो कोक्की मोती खोजने का प्रमुख पतन था। आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल समुद्र तट पर पंडुचेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित अरिकमेंडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ के खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती की पता लगा है। ठीक है। यहाँ के मानकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेंडु को पेडोक कहा गया है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? पेडोक। नोट देख लेते हैं। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधा समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तमिल देश जो प्राचीन देवता मुरुगन था, कालांतर ने उसका नाम शुभ्र ब्राह्मण हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका दातृत्व स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। ठीक है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। ठीक है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत का क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नी में माना गया है। ठीक है, पत्नी में माना गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जो देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर चैप्टर जो गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभव गुप्त लोग कुषाणों के समांतर थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है, 240 से 280 ईस्वी पूर्व था गुप्त। ठीक है, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको घटोत्कच था। ठीक है, जो आपको 280 से 320 ईस्वी हुआ। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। किससे किया था? चंद्रगुप्त। तो लिच्छवी राजकुमारी से देवी से विवाह किया था। इसने महाराज जाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9वें शासकों और दक्षिणावर्त के 12वें शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, इन्हें अश्वमेधकर्ता, विक्रमंग एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
समुद्रगुप्त जो संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिश्चंद्र था, जिसे इलाहाबाद प्रस्ती लेख की रचना की। ठीक, नोट देखते हैं। परम सभागत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया, इसी काल में आया था। ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके? चांदी के सिक्के जारी किए थे। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इसे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में एक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की। आगे देखते हैं। साब चंद्रगुप्त II का राजकवि था। चंद्रगुप्त II के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। अनुसूत्री के अनुसार चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। ठीक है, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास तो इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरि, छप्पड़क, फलित, ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह और हो जाएगा कोशकार, शंकु, वास्तुकार, वेताल भट्ट, घटकपर, वाराह मिहिर, खगोल विज्ञान एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। चंद्रगुप्त II का संबंधी विग्रहिक सचिव वीरसेन जो आपको हो जाएगा मतालंबी था। ठीक है, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा, एक शब्द का प्रकांड पंडित था तथा एक कवि भी था। ठीक है। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त I या गोविंद गुप्त जो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। कुमारगुप्त I का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त जो 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। ठीक है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई जो हो जाएगा भूति या प्रांत थी, जिसके शासक उपारिक कहलाते थे। ठीक है। भूमि के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड प्रशिक कहलाता था। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। गुप्त शासक का कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारी के क्रियाकलापों का उल्लेख है। ठीक है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है। गुप्त काल में बलात् श्रम विशिष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था।
इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वस्तुवास करने का योग्य भूमि, चारागार भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। ठीक है, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गुप्त प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु गुप्त जो आपको हो जाएगा तिगरा, जबलपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। शिव मंदिर हो जाएगा भूमरा नागौदा जो मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर जो हो जाएगा आपको नैना कुठार मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर हो जाएगा आपको खो नागौद मध्य प्रदेश। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। ठीक है, गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थलों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्य जंगल में साबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, साबर जाति के जो लोग थे मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। आगे बढ़ जाते हैं। गुप्त काल में आपको एक मिनट दोस्तों देखिएगा। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ठीक है, वृद्ध वेश्याओं को कट्टनी कहा जाता था। ठीक है, गुप्त आगे देखते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इसे राजधर्म बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म के संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मर्रासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। ठीक है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्करण एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मित्र भेद जो आपको हो जाएगा मित्र लाभ, और तीसरा में आपको हो जाएगा संधि विग्रह जो लब्ध पर प्रांश हो जाएगा। ठीक है, 5 अपरी
छाकारित्य। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्राह्मणि ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौगोलिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मगुप्त, इस गुप्त के महान नक्षत्र वैज्ञानिक जो एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पल्लव काव्य ने पशु चिकित्सा पर हत्या या युवेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में ही की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। आगे बढ़ते हैं। मंदिर बनाने की कला जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल में लैंगिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में है। ठीक है, क्षुद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या मोटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। कालिदास कृति अभियान, शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला, ठीक है, के प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना जो भागवत गीता की संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 22 देखते हैं। वाकाटक राजवंश, ठीक है, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्व जन्म सातवाहन के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र आपका हो जाएगा प्रियव्रतसेन प्रथम, जो 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इन्हें 4 अश्वमेध किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा तथा वासीय वर्गुल शासक, दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन किया। आगे बढ़ते हैं। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन, जो प्रथम 335 से 360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय ने 410 से 440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह
वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राजगुप्त जो एक शक राजाओं के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इन संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि इनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन आवश्यक थे, अतः प्रभावी गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध से स्वर्ण काल रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है। पृथ्वी II वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। ठीक है। वसीम शाखा के वाकाटक आगे देख लेते हैं। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्यसगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्यसगुल्म जो महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित था। वाशिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय जो 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय जो 400 से 415 ईस्वी में, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वाकाटक वंश के राजा प्रसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैधवी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजभाषा में निवास किया था। ठीक है। क्या निवास किया था उन्होंने सेतुबंध संबोधन किया तथा वैधवी भी शैली ने अपनी काव्य मेघदूत में लिखा था। ठीक है। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। जो थे ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, जो शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के समांतर व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया था। किसका? नचना। आगे बढ़ जाते हैं। अजंता या 16वां तथा सहस्त्रहवा गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ से जो 23 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 23 पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। ठीक है, देखते हैं। पुष्यभूति वंश वर्धन। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसे मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख है। ठीक है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य का स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भटनागर और महाराज धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण की। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रभाकर वर्ध की पत्नी
पत्नी जो थी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। ठीक है, राजश्री का विवाह कन्नौज के मखौर राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री की बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। ठीक है, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश संसक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नोट देखते हैं। शशांक सौधर्म का अनुयायी था। इसने बोधित्व वृक्ष बोध को कटवाया था। कौन कटवाया था? शशांक सौधर्म का अनुयायी था, जो इसने बोधि वृक्ष को बोध गया में जो है उसको कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन II के लिए नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। हेनसंग को यात्रियों में राजकुमारी नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। ठीक है, हेनसंग जो था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हर्ष जो 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। आगे देखते हैं। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बौद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया। हर्ष के पूर्व भगवान शिव सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसेंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आगे देख लेते हैं। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष का एक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसंग स्वयं 6वें समारोह में सम्मानित हुआ था। ठीक है, सम्मिलित हुआ था। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबार कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कदम्बी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु बच्चू थे। ठीक है, प्रियदर्शी रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ठीक है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीन स्थित शासक महाराज अथवा महासमांतर कहे जाते थे। ठीक है, हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत का भुक्त कहा जाता था। प्रत्येक भुक्त का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्र कहलाता था। आगे बढ़ जाते हैं।
भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का जो विभाजन हुआ था जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। ठीक है, विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ठीक है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम पट्टिलिक था कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलिस कर्मियों को चाट या भाटा कहा गया है। ठीक है, दंड परिशिष्ट तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेन के अधिकारी को बालाधिकृत या महाबल्याकृत कहा जाता था। ठीक है, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपात शब्द आया है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स। जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश 24 देखते हैं। ठीक है, पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, जो 575 से 600 था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 600 जो 70 से 700 ईस्वी में नरसिंह था। ठीक है, नरसिंह वर्मन 2 707 से 728 में नंदी वर्मन 2 था। ठीक, 730 से 800 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मतविलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन की शुरुआत में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शव बन गया। ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर जिसने रथ कहा है निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक, रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसे किसी प्रकार का आंकलन नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। वातपी कोड़े व हो जाएगा। ठीक है, उपाधि नरसिंह वर्मन वन ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुयेन हुनसांग कांची आया था। ठीक है, कांची आया था। ठीक, परमेश्वर वर्मन प्रथम 100 में तानुयायी था। उसने लोकादित्य एकमल रणज्य अत्यंत काम उग्रदंड गुणभाज आदि की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों, मेरे जीव में जो बहुत प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो इतना लंबा हो गया क्लास। ठीक है, तो बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम ने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसके विद्याविनीत की उपाधि भी ली थी। आगे बढ़ते हैं। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन 2 था। उसने राजसी राजाओं में से, यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा पीडीएफ धुंधला हो जा रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लूसेंट में देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रेम और सर्वम शिव का उपासक की उपाधियाँ धारण की। उसने कांची के केशवनाथ मंदिर
कैलाश होगा ना, कैलाश का निर्माण कराया था। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें PDF मेरा ख़राब हो गया। ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापक कला की शुरुआत हुई। ठीक है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन 2 ने किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, PDF धुंधला हो गया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम का तस्वीर लगी है। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंड नरसिंह 2 के दरबार में रहते थे। ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन 2 ने करवाया। ठीक है, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुवापुरम हो जाएगा। ठीक है, अलवार जो आप देख लीजिएगा लूसेंट में। ठीक है, नंदीवर्धन 2 के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, PDF पता नहीं कैसे ख़राब हो जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पलों से ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकला कुंजर मल्ल राज पेरुथचन था। ठीक है, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और सुदनी देवी की मंदिर बनाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य जो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम का आपको कोंडराम की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण III ने परंपरागत वन को पराजित किया। इस युद्ध के परंपरागत वन का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राज का प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक, वहाँ के राजा जो महिर फोर को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजवन को श्रीलंका के विजयी प्रदेश के चोल साम्राज्य का एक नया प्रातः मुंडी चोलम मंडलम राजधानी जो आपको हो जाएगा पुल्लनरुवा बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। राजवन शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजीर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसके बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोर की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगडोर चोलपुरम के निकट गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार बेल्ला नवरगाट गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, वयोदेश से ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। आगे बढ़ते हैं। देवदान या तिरुनामाटक्कनी मंदिर का उपहार में दी गई भूमि। आगे देखते हैं। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नोट, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र टू ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र III था। चोल एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा
के कदंब शासक जयकेश प्रथम के मध्यस्थ की भूमि निभाई थी। ठीक है। विक्रम चोल के अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल का चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कालोतुंग टू ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य के रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति का पुनः रुद्रवार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। आगे बढ़ते हैं। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी के पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुनंदन कहा जाता था। ठीक है। लेखों में कुल उच्चाधिकारियों को उड़नकुटम कहा गया, जिसका अर्थ सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ठीक है। स्वर्णपुर चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टयम में कोट्य, नाडु एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। बेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल किया था। ठीक है। उसमें से कई धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में भूवेदरवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान आईआर प्रधान जैसी उपाधियों दी। उसने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा। ठीक है। स्थानीय स्वशासन, दोस्तों बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। ठीक है। तो चोल प्रशासन काल की मुख्य विशेषता थी, थोड़ा बोलने में दिक्कत पड़ा जाएगा कोई गलत तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। देखते हैं। उस सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था। ठीक है। सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभा का महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिन्होंने सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे का तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। ठीक है। चोल काल में भूमि का उपज 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उसे मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू स्वराज्य वसूला जाता है। ठीक है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। यदि कोई भी पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य नहीं रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान
दी गई भूमि को आपको हो जाएगा ब्रह्मदेव कहलाती थी। ठीक, आगे देखते हैं। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कनलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तु तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुरपड़ी ठीक और कंबन कुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य और पामपोंग एवं रचना देखिएगा पुन एवं रत्न हो जाएगा रन कन्नड़ साहित्य का चित्रण कहा जाता है। ठीक है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। ठीक है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल में ही सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ठीक है। चोल कांस्य प्रतिमा संसद की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। आगे देख लेते हैं। सैन्य इंसान शिव पंडित राजेंद्र वन के गुरु थे। ठीक है। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो कावेरी पट्टनम था। ठीक है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था। ठीक है। तन्नीज कहलाता था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। ठीक, प्रांतक प्रथम के शासनकाल के समय संबंधित है। ठीक है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरयूर, तंजौर और गंगकोट जो चोल वंश एवं खांची। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में सड़कों को देखभाल बागान समिति करती थी। ठीक है। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल का विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। ठीक, और वंजी यार नाना दैसी एवं मनी ग्रामम विष्णु के उपासक अलवार और शिव उपासक नयान संत कहलाते थे। ठीक है। चालुक्य वंश कल्याणी, आगे बढ़ते हैं। कल्याणी का चालुक्य वंश का संस्थापना तयलप II ने की थी। ठीक है। इसकी राजधानी आपको हो जाएगा मान्यखेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर II, विक्रमादित्य IV, सोमेश्वर III एवं तैलप III। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी की। ठीक, कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य IV था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य IV के दरबार में ही रहते थे। ठीक है। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना महान विधेयता विज्ञानेश्वर ने की थी। ठीक है। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य IV के जीवन प्रकाश पर डाला गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश तपाती जय संहिता ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी आपको वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन II, विक्रमादित्य के विनयदित्य एवं
विजयादित्य इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन II था। आगे बढ़ते हैं। महाकूट स्तंभ लेख के प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन II बहु-सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। ठीक। जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन II ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणावेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन II को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन II मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोट की उपाधि धारण की। ए होल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन II से है। लेखक रविकीर्त अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन II को दिखाया गया। ठीक है। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। ठीक है। मालवा को जिताने के बाद विजयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। विक्रमादित्य II के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों के आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य II ने इसे अवनिजनाश्र की उपाधि प्रदान की। विक्रमा II की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पद्यकठ में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय था। इसके समांतर दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चालुक्य वंश वेगी के चालुक्य वंश का स्थापना विष्णुगुप्त वर्मन ने किया। इसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य था, जिसका सेनापति पंडरंग था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रकूट राजवर्धन का संस्थापक दंतिक दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी माणिक्यखेत वर्तमान मालखेड़ शोलापुर के कनिष्ठ थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम का ध्रुव गोविंद द्वितीय अमोघवर्म कृष्ण II इंद्र III एवं कृष्ण III हो जाएंगे। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ठीक है। गोविंद III ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चंद्रयुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट II को पराजित किया। ठीक है।
पल्लव पल्लव केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद III ने नष्ट किया। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अमोघवर्धन जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ के कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुरुष के रचनाकर जिनसे ने गणितसार संग्रह के लेखक, महावीराचार्य एवं अमोघ कीर्ति के लेखक सत्याना अमोघवर्धन के दरबार में रहते थे। अमोघवर्धन में तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स। इंद्र III के शासन काल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का श्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण III था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्हड़ के चालुक्य तैलप्पु ने 973 ईस्वी में कर्ग को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश का नींव डाली। आगे बढ़ते हैं। एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। ठीक है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इन्हें 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक हिंदू एवं 33 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। ठीक। इसमें एक चैत्य है जहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। ठीक है। एलोरा की गुफाएं। 15वें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वैष्णव शासक थे। संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राजाओं में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार को स्वीकृति दी थी। ठीक। यादव वंश देख लेते हैं। देवगिरी से यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहण जो 1210 से 1246 था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है। होयसल वंश आगे देख लेते हैं। द्वार समुद्र होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन ने की थी। ठीक है। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। ठीक है। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर पल्लव द्वितीय था जिसे मालिक काफूर ने हराया था। ठीक। होयसल वंश की राजधानी द्वारा समुद्र आधुनिक हैलवीड था। ठीक। कदम नेक्स्ट देखते हैं। कदम वंश की स्थापना मयूर सम्मक ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। ठीक है। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकड़ी वर्मा था। ठीक है।
गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुंवरलाल कोलर थी, जो बाद में तलकांड हो गई। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा दंत के सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासकों को माधव प्रथम था। ठीक है, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। कौन था? बीटा प्रथम था, जिसने नलगोड़ा हैदराबाद के एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी जो था अमरकौर थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था गणपति था। ठीक है, रुद्रमा देवी जो गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। कितना किया? 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। ठीक, इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र, जो 1295 से 1323 ईस्वी था। ठीक, यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स जो 25 चैप्टर। ठीक है, सीमावर्ती राजवंशों का अनुभव। ठीक है, देखिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जो 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ? मुंगेर थी। ठीक है, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। ठीक है, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल का उत्तरापथ स्वामी उपाधि का संबोधन किया और सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उधमपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ठीक है, जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, गैरी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास का पाल शासकों के समय में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेन वंश का संस्थापक समांतर सेन ने रौड़ में की थी। ठीक है, इसकी राजधानी नदियाँ खनौती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेन वंश का प्रमुख शासक विजय सेन जो आपको हो जाएगा पल्लार सेन एवं लक्षण सेन थे। ठीक है, सेना वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, दान सागर एक बद्धभूत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक पल्लव सेन ने की थी। ठीक है, अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन के पूर्ण रूप दिया था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध करते थे। ठीक है, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुनेश्वर मंदिर शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कृत करवाया। ठीक है, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश कश्मीर पर शासन करने वाला शासक वंश काल क्रम से इस प्रकार थे। कालाकोट वंश, उत्पल वंश का लाहौर वंश। ठीक है, आगे देखते हैं।
627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदुस्तान ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। ठीक, कांगटोर वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तपिंड था। कश्मीर का मर्तदंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तपिंड के द्वारा कराया था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। काकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासक हुआ। ठीक, इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। ठीक है, अवंतीपुरम नामक नगर की स्थापना जो अवंती वर्मन ने की थी। ठीक है, अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 में उत्पलवन वंश की राजधानी जिद्दा एक महत्वाकांक्षी शक्तियाँ हुई। उत्पलन वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासक हुआ। लोहार वंश का संस्थापक जो आपको हो जाएगा संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। आगे देखते हैं। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्लड़ हर्ष का आश्रित कवि था। ठीक है, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्लड़ की राजधानी का विवरण समाप्त हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कामरूल का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य काल कामरूल में वर्मन का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पूर्व वर्मन था। इसकी राजधानी जो थी प्राग्ज्योतिष नामक स्थान पर थी। ठीक है, कालांतर में कामरूल पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ठीक है, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्टू को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। ठीक, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल जो 1036 ईस्वी था। ठीक है, दिल्ली नगर की राजधानी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में मध्य में की। ठीक है, गढ़वाल राठौर राजवंश। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था जिसने कीर्तिकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वीराज III ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री सहयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक का जयचंद्र था जिसे गौरी ने 1154 ईस्वी के चंद्रवार युद्ध में मार डाला। ठीक है,
चामार का चौहान वंश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अहिच थी। बाद में अजय राजद्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना और उसे राजधानी बनाया। ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अरोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। विसल देव जो 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरि केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रह आपको हो जाएगा 4 के राजकवि थे। इन्होंने 4 के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत विग्रहराज 4 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है। पृथ्वीराज 3 इस वंश के अंतिम शासक था, जो चंद्रवरधाई पृथ्वीराज द्वितीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज सारो रणथंभ्य के जन्म मंदिर का शिखर पृथ्वीराज 3 ने बनवाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज द्वितीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। ठीक है। तराइन द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज द्वितीय की हार हुई। आगे बढ़ते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोजन के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं। नौसंधि चरित्र के लेखक श्रीहर्ष प्रबंधी चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ठीक है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुकला के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों के उनके उपयोग का उल्लेख है। ठीक है। नौसंधि के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनिक हलायुध एवं आरमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ठीक है। कविराज की उपाधि से विभूति शासन था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। राजा भोज जो था, इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला गया था। ठीक है। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भोजपुर नगर कलर कौन चेंज हो गया देख लेते हैं। भोजपुर नगर में स्थापना राजा भोज ने की थी। परम वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अनंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और अलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकभुत्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक कन्नूक 831 ईस्वी था। ठीक है। इसकी राजधानी आपको खजुराहो था। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालीजर महोबा था। ठीक है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से
खजुराहो में स्थानांतरित की थी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। ठीक है, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण का प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिससे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना की। आगे देखते हैं फ्रेंड। धंग के ने जिनानाथ देख लेते हैं, यहाँ पे देख ले धंग हो जाएगा। धंग ने जिनानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंग, ठीक है, करवाया था। केदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। ठीक है, धंग ने गंगा, जमुना और संगम का शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, कैसे त्याग दिया था तो ध्यान कर। ठीक है, गंगा जी। चंदुल शासक, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। हत्या कर दी क्योंकि इसने, देखिए, चंदुल में शासक जो विदर के कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूज के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर लिया था। ठीक है, विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजभाषा में रहने वाले कीर्ति मिश्र ने पूर्वोत्तर चंद्रोदय की रचना की थी। ठीक है, इन्हें महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह उदय नामक दो सेनानायक परम दर्दी के दरबारी में रहते थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदित्य देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसने मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी आपको हो जाएगा अनिहलवाड़ थी। मूलराज प्रथम सौ धर्म का अनुयायी था। ठीक है, भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम का सामंत विमल के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धार्थ था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धार्थ के दरबार में था। ठीक है, माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धार्थ राज ने अपनी 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडोरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धार्थ के रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धार्थ ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोलंकी शासक कुमार जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, सोलंकी राज को अंतिम शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, भीम टू एक समांतर लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बघेल वंश टू गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। कलकचुरी चेंदी राजवंश। कलकुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलकपुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगे देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। ठीक, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध राजकवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, सिसोदी वंश का शासक अपने सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासक करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है, अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं, खतौली का युद्ध जो 1518 में राणा सांगा एवं बायबी लोधी के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग मैराथन क्लास देखे जो प्राचीन भारत, ठीक है, जो एक ही वीडियो में हम लोग दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और बेल आइकन को भी प्रेस ऑन कर दीजिएगा। ठीक, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं स्पेशल बिहार दरोगा के लिए करा रहा हूं मैराथन, जो दोस्तों आप प्राचीन भारत को हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों करेंगे जो मध्यकालीन भारत का, इसका भी मैराथन क्लास हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।